गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारी संघ सरकार और संसद में हम लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्यों का आज की कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम समझते हैं हमारे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन तथा पहले चैम्बर की क्या क्या महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्या उनके कार्य हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। देखें, हमारी लोकसभा में पिछली कक्षाओं में हमने राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे हमारे लोकसभा के क्या क्या कार्य। इसमें सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्ति तथा आप देखेंगे कि गैर वित्तीय विधेयक के अलावा जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक के संबंध में प्राय लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। अर्थात आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, ऐसे कैसे शक्ति हमारे राज्यसभा को प्राप्त है। कहने का तात्पर्य किसी भी साधारण विधेयक को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये जो साधारण विधेयक हैं, ये प्राय किसी भी सदन से अगर लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा में पेश होने के बाद पारित होगा, पारित होने के बाद राज्यसभा में राज्यसभा भी उसको राज्यसभा में पेश होगा और फिर राज्यसभा से भी पारित होगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर की शक्ति है यहाँ तक। लेकिन कई बार गतिरोध होता है। गतिरोध इसलिए होता है कि सरकार को लोकसभा में तो बहुमत होता है, लेकिन कई बार राज्यसभा में बहुमत नहीं होता सरकार, तो फिर कोई भी वहां अटक जाता है। कई बार मिलीजुली सरकार होती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। अगर पूर्ण बहुमत मिला है तो लोकसभा मिल पाता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं मिल पाता। तब क्या करें? तब फिर किसी भी बिल पर गतिरोध होना शुरू हो जाता है। तब इस कंडीशन में क्या रुक जाएगा? इसके लिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था है जिसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। देखिए, संयुक्त अधिवेशन कि अगर कोई साधारण विधेयक राज्यसभा से लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के लिए उस विधेयक को पास करना अति आवश्यक है, तो फिर राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति की आज्ञा से संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, ये हमारे संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल है उसी में जो बुलाई जाती है। और आप समझते हैं कि हमारी लोकसभा के होते हैं 545 मेंबर और राज्यसभा के होते हैं 245। अब आपको साधारण विधेयक के संबंध में आपको पहले कह रहा केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत का तात्पर्य आधे से अधिक, कुल संख्या का आधे से अधिक। तो सिंपल सी बात है, 545 और 245 दोनों को जोड़ेंगे फिर आधे से अधिक संख्या लोकसभा की बनी जाती है, तो फिर वो पारित हो जाएगा। इसलिए राज्यसभा समझती है कि जब आगे संयुक्त अधिवेशन में जीत लोकसभा की होने वाली है तो प्राय तौर पर गतिरोध नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गतिरोध होते हैं तो भी हमारे पास व्यवस्था है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और फिर उसमें इस बिल को पारित कर दिया जाता है। ऐसा भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास में 3 बार हो चुका है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम एक्ट पर हुआ, उसके बाद में 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम पर हुआ, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर हुआ। ऐसे 2-3 बार ऐसे मौके आए हमारी संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाना। आमतौर पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रकार का संतुलन तालमेल बैठ जाता है, दोनों सदनों से पारित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में ये समझा कि साधारण विधेयक के संबंध में हमारी
लोकसभा को क्या कह सकते हैं आप? स्पष्ट हो? तो एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि लोकसभा को साधारण विधि के संदर्भ में राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति रखती है, लेकिन राज्यसभा पारित नहीं करती है तो लोकसभा सिर्फ अधिवेशन बुला के इस प्रकार से बिल को पारित कर सकती है। स्पष्ट। दूसरा समझते हैं वित्तीय शक्ति, धन विधेयक। दूसरा वित्तीय विधि, वित्तीय विधि स्पष्ट तौर से बिल्कुल मनी बिल और ये वित्तीय विधि फाइनेंस बिल, ये दोनों ही बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश होंगे। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। पहले इस मामले में हमारी लोकसभा को राज्यसभा से कई गुना शक्ति ज्यादा प्राप्त है। सबसे ज्यादा शक्ति लोकसभा को वित्तीय शक्ति के मामले में कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक फर्स्ट, ये हमेशा लोकसभा में पेश होते हैं। सबसे पहले लोकसभा में पेश होंगे। आपको ये स्पष्ट होगा। कई बार आपको पूछा जाता है तो आपको वहां पर लोकसभा का नाम लेना, न कि आपको राज्यसभा। तो आप देखिए धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पेश होने वाला पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाता है। और मैंने आपको दूसरे कक्षा में स्पष्ट किया कि राज्यसभा केवल 14 दिन के टाइम पीरियड में या तो पारित कर लेती है, पास कर लेती है, नहीं करती है तो लोकसभा ये मान लेती है कि 14 दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद में पारित हो गया। ठीक है। दूसरी, कई बार राज्यसभा 14 दिन के भीतर कुछ सुझावों के साथ वापस रिटर्न करती है, पास तो हो जाता है लेकिन रिटर्न करती सुझाव देती है, हम ये सुझाव चाहते हैं। अब ऐसे सुझाव लोकसभा की इच्छा को निर्भर है, माने या न माने। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा वित्तीय शक्ति के मामले में सबसे ज्यादा शक्ति अपने पास रखती है, राज्यसभा के पास शक्तियां नगण्य। स्पष्ट हो? अगला जो महत्वपूर्ण है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। हमारी कार्यपालिका, हमारी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इस पर हमारी लोकसभा का पूरा नियंत्रण रहता है। देखो हम सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि कार्यपालिका के जो मेंबर है वो जाते कहां से? लोकसभा में से चुने जाते हैं और राज्यसभा से चुने जाते हैं, लेकिन जो उत्तरदायित्व होगा वो किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। ठीक है। तो कार्यपालिका मेंबर भी हमारे संसद सदस्य हैं, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होता ये है कि व्यवस्था लेकर वैसे कार्यपालिका चुनी जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी उत्तरदायी किसके प्रति रहेगी? लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना हुआ सदन है, लोकप्रिय सदन है। ठीक है, ये रहेंगे। तो आप मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति रहेगी। तो लोकसभा की पूरी अपने पास शक्ति है कि कार्यपालिका के कार्य परिषद पर नियंत्रण रखे। विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों द्वारा वो अपना नियंत्रण रखते हैं, तथा हमारे संसद सदस्य हैं वो हमारी कार्यपालिका के प्रभारी मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनसे कर सकते हैं, प्रश्न का जवाब मांग सकते हैं। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कुछ हुआ है, राष्ट्र हितों पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की विदेश नीति पर, या देश अचानक से कोई घटनाक्रम हो जाए, सब पर पूरा उनको जानकारी, प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है। और एक प्रकार से संपूर्ण हमारी मंत्रिपरिषद हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की ताकत रखता है हमारी कार्यपालिका। अतः स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि कार्यपालिका अर्थात सरकार लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य करेगी जब तक लोकसभा में उसे विश्वास हासिल हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के समन्वय तथा सरकार के कार्यों के समन्वय प्रश्नों तथा पूर्व प्रश्नों पूछकर उस पर नियंत्रण कर सकती है तथा उनकी आलोचना भी कर सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनसे कर सकेगी। अगली बात समझें कि संसद सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके या किसी सरकारी विधेयक में कुछ ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। स्पष्ट हुआ कि कटौती का प्रस्ताव भी हमारी लोकसभा पेश कर सकती है तथा वह कामों को प्रस्ताव पास करके सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है।
लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब तक ऐसा कई बार हुआ है जिसमें लगभग अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मतलब हमारी सरकार को, हमारे मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया अर्थात लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त न होने पर त्यागपत्र भी देना पड़ा। इसलिए कह सकते हैं कि लोकसभा अपने पास बहुत कुछ शक्तियां रखती है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, कानून का प्रस्ताव हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, कटौती प्रस्ताव हो, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा कार्यपालिका को पूरा नियंत्रण रखने की शक्ति रखता है। अगला हमारा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में शक्तियां। तो मैंने आपको पहले भी पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में हमारी लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। तो आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक विशेष विधेयक होता है जो हमारी किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है। अगर राज्यसभा से शुरुआत हुई है तो राज्यसभा में पेश होगा, वहां से विशेष बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से पारित होगा और पारित होने के बाद में फिर वो लोकसभा में आएगा और लोकसभा में भी पेश होगा, हर एक बिंदु पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद में जो वोटिंग की टाइम आएगा या वोटिंग की बारी होगी उस समय भी पूर्ण उपस्थित मतदान करते समय 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पारित करना होगा। तो कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में हमारी लोकसभा और राज्यसभा अपनी बराबर की शक्ति रखते हैं, इक्वल शक्ति रखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमने यहाँ स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदन बराबर की शक्तियां अपने पास रखते हैं तथा 2/3 बहुमत से पारित करके ही वो विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। जब तक पारित नहीं होगा दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, तब तक आगे नहीं जाएगा। ध्यान ये भी रखना कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का बैठक का प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में किसी प्रकार की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक जब हमारी संसद ने पारित कर दिया है तो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता और नहीं रिटेन कर सकता, न वीटो को प्रयोग कर सकता। इसलिए आप ये बात स्पष्ट तौर पर समझ लें कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां रखते हैं। अगला है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। आप देखेंगे कि हमारी लोकसभा में जो सदस्य हैं वो किन निर्वाचन मंडल में अपने योगदान देते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर वे हमारे राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पद से भी हटा सकते हैं। तो ये हमने देखे उनके निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। अगला हम देखें तो जनता की शिकायतों का निवारण करते हैं। जनता की शिकायतों का निवारण जरूरी है। किस प्रकार से देखिए, क्यों? इसका एक रीजन है कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। मतलब हमारी जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा, इसके जो सदस्य वो जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार, भावनाएं सरकार तक पहुंचाना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जनता से उनका डायरेक्ट संवाद होता है और जनता से मिलकर अपनी शिकायतों का मतलब जनता की शिकायतों का उनका निवारण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लोकसभा के प्रमुख कार्य देखे। कुछ जो विविध कार्य हैं उनको भी देखते हैं। जैसे देखिए आप, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर राष्ट्रपति को पद से हटाना है समय से पहले, तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया में ये भाग ले सकते हैं। दूसरा देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का लोकसभा में अनुमोदन अति आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को भी हटाना है तो राज्यसभा में जो प्रस्तावित होगा प्रस्ताव, उसका अनुमोदन लोकसभा से भी करवाना अति आवश्यक होता है, तो उसमें भी भाग लेते हैं। तथा लोकसभा और राज्यसभा मिलकर हमारे हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी लाते हैं। अर्थात किसी भी हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है समय से पहले, तो उनको भी हटाने के लिए जिस महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी प्रस्ताव हमारी इन दोनों सदनों में लाया जाता है। यही नहीं, अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा देना चाहें
यानी राष्ट्रपति के पास अपनी जो एक प्रकार से कानूनी शक्ति है क्षमा प्रदान करना, तो अगर किसी को क्षमा देना चाहें तो भी उसकी स्वीकृति संसद से लेना अति आवश्यक होता है, संसद से उसकी परमिशन लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि संकट काल की घोषणा का यानी संकट काल की घोषणा हो जाती है, इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, तो घोषणा के 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना अति आवश्यक होता है। तो इसमें भी हमारी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमने देखे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। तो आज की कक्षा में हमने देखा लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य के संबंध में। पहली विधायी शक्तियाँ, जिसमें साधारण विधेयक के संदर्भ में समझा कि साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा बराबर शक्तियाँ अर्जित रखती है अपने पास, लेकिन किसी बात पर मतभेद हो जाता है, साधारण विधेयक को पारित कराना अति आवश्यक होता है, तो फिर राष्ट्रपति की परमिशन से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और उस बिल को पारित करवाया जाता है। वित्तीय शक्ति के संदर्भ में हमने ये समझा कि वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्ति अपने आप में अलग है और राज्यसभा की शक्ति प्राय उसमें नगण्य है, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं, वो हमेशा लोकसभा में पेश होते हैं और यहाँ से पारित होने के बाद 14 दिन की अवधि के लिए वो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा 14 दिन के भीतर या तो पास कर दें या फिर अगर नहीं करती है तो ये मान लिया जाता है कि पारित हो गया। ठीक है। दूसरा, हमारी जो कार्यपालिका है उस पर लोकसभा अपना प्रभावी नियंत्रण रखती है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, पूरक प्रश्नों द्वारा, या फिर समझ सकते हैं किसी प्रकार के प्रस्ताव द्वारा, जिसमें कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव या फिर अपन समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को अगर हटाना है तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा पूरा उस पर नियंत्रण रखती है। संविधान संशोधन के संबंध में ये देखा कि लोकसभा राज्यसभा को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है, इसमें किसी को भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करवाना जरूरी होता है और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये शक्ति हमने स्पष्ट किया। फिर निर्वाचक मंडल के रूप में हमने देखा कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा हमारे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से। तो जनता की जो भी शिकायतें होती हैं उनका निवारण भी हमारे लोकसभा के सदस्यों द्वारा संपन्न होता है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य देखे जो हमारी लोकसभा समय समय पर संपादित करती है। तो ये हमने देखे लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य।